नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का पार्ट 16। इसके बाकी के 15 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का 16वां पार्ट। महाजन के चेहरे पर उलझन ही उलझन नजर आ रही थी। कई तरह की सोचों के भाव उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। परेशानी, व्याकुलता, क्या नहीं था उसकी सोचों में। नगीना कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। महाजन उसी कमरे में चला गया तो नगीना ने राधा से पूछा, क्या बात हुई, पता है कुछ? मुझे क्या पता, तेरे सामने ही तो है। मेरी तो कोई बात नहीं हुई नीलू से। तभी महाजन तगड़े घूंट भर कर वापस आ पहुंचा। क्या बात है नीलू, तू परेशान क्यों है? मुझे बता, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। राधा कह उठी। राधा, तू नहीं समझ पाएगी इन बातों को। तू समझाएगा तो समझूंगी। मुझे भी समझदार बना दे। मैं देवराज चौहान को और उसकी आदतों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो इस वक्त जो कर रहा है वो उसकी आदत से मेल नहीं खाता। महाजन ने सोच भरे स्वर में कहते हुए राधा को देखा। देवराज चौहान कभी मासूमों को नहीं मारता। जिससे कोई खास दुश्मनी पैदा हो जाए उसकी ही जान लेता है। उसके परिवार वालों के पीछे नहीं पड़ता। नीलू, ये भी तो हो सकता है कि देवराज चौहान का दिमाग फिर गया हो। वो पागल। महाजन ने घूर कर राधा को देखा तो राधा हड़बड़ाकर कह उठी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या नीलू? देवराज चौहान उन लोगों में से नहीं है जिनका दिमाग फिर जाए। महाजन ने ये शब्द इस ढंग से कहे कि राधा इस बारे में फिर कुछ न कह सकी। देवराज चौहान और मोना चौधरी में 2-3 बार जबरदस्त टकराव हो चुका है। मैं बहुत हद तक जानता हूँ देवराज चौहान को। अब देवराज चौहान ने क्या कहा? वो कहता है कि 2 घंटे के भीतर इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। ना निकाला तो वो भीतर आ जाएगा या कुछ भी करेगा। इस लड़की को खत्म किए बिना वो जाने वाला नहीं। महाजन ने होंठ भींच कर कहा। तू फिक्र मत कर। राधा की आवाज़ में गुस्सा भर आया। आने दे देवराज चौहान को, यहाँ मैं देख लूँगी उसे कि वो कितना दमखम रखता है। वो जानता नहीं कि मेरे को की। देवराज चौहान को तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, महाजन ने सख्त स्वर में कहा, बल्कि उसे जानने की तुम्हें ज़रूरत है। वो है जिसके सामने पड़ने से एक बार तो बेबी भी सोचती है। मोना चौधरी डरती है उससे? डरती नहीं। जहाँ तक हो सके वो देवराज चौहान से टक्कर नहीं लेना ही पसंद करती है। मतलब कि दोनों बराबर के हैं नीलू, ऐसा कह सकती हो तुम। दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है? राधा की नज़रें महाजन पर थी। जिसका वार पहले कामयाब हो जाए उसे ही ताकतवर समझ लेना, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। राधा महाजन को देखती रही। तभी नगीना कह उठी, प्लीज़ मुझे उसके हवाले मत कर देना, वो मेरी जान ले लेगा। तो फिक्र मत कर, हम तेरे को बचा लेंगे। राधा ने नगीना से कहा। देवराज चौहान जो भी हो, हम भी तो कुछ हैं नीलू। हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि देवराज चौहान का मुकाबला ना कर सके। देवराज चौहान के सामने हम कमज़ोर ही हैं, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। सच नीलू, तू ऐसी बात कहता है तो मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा। राधा भी गंभीर नजर आने लगी। चुप्पी सी छा गई दोनों के बीच। नगीना खामोशी से बैठी व्याकुलता दर्शाती दोनों को देख रही थी। अब हम क्या करें? कुछ पलों बाद राधा कह उठी, समझ में नहीं आता। मैं बताऊं? महाजन ने राधा को देखा। मोना चौधरी को बुला ले, वो देवराज चौहान से निपट लेगी। महाजन ने होंठ भींच लिए। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या नीलू? बेबी और देवराज चौहान का आमने सामने आना बहुत खतरनाक हालात पैदा कर सकता है, महाजन ने धीमे किंतु गंभीर स्वर में राधा को देखते हुए कहा। अभी तुम कह रहे थे कि देवराज चौहान से हम नहीं निपट सकते। अब तुम ही बताओ कि 2 घंटे बाद देवराज चौहान ने यहाँ आकर कुछ कर दिया तो हमारी जान भी तो जा सकती है, राधा कह उठी। महाजन ने होंठ भींच लिए। मैं पुलिस को खबर कर देती हूँ। ऐसा मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, महाजन कह उठा। देवराज चौहान पुलिस के हाथों में नहीं आने वाला, और साथ ही वो हमेशा के लिए हमारे पीछे पड़ जाएगा। उससे बच पाना कठिन हो जाएगा। पुलिस की नज़र मुझ पर पहले से ही है। वो खामखा मुझे ही किसी मामले में रगड़ देगी। तो फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही है। महाजन उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। नीलू, कहाँ जा रहा है? रिवॉल्वर तो जेब में रख लूँ, महाजन ने कहा। देवराज चौहान 2 घंटे से पहले ही आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा? कहने के साथ ही महाजन दूसरे कमरे में प्रवेश करता चला गया। बोतल निकालकर तगड़े तगड़े 4-5 घूंट भरे
और बोतल को वहीं छिपाकर वापस आ गया। रिवॉल्वर ले ली? राधा ने पूछा। हाँ, तो क्या सोचा कि क्या करना है? बेबी से बात करनी पड़ेगी, महाजन ने व्याकुल स्वर में कहा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मोना चौधरी को बुला लो। नगीना के चेहरे पर जहान भर की परेशानी आ ठहरी। देवराज चौहान की योजना के मुताबिक वो भी यही चाहती थी कि मोना चौधरी सामने आ जाए, परंतु फकीर बाबा के शब्दों को याद करके वो मनी मन सिहर उठी थी कि दोनों में झगड़ा होने की स्थिति में इस बार देवा की जान जाएगी। बेबी को मैं इस मामले की खबर नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूर होकर मुझे खबर देनी पड़ रही है। इस लड़की को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, देवराज चौहान से मुकाबला कर नहीं सकता। इस बीच अगर देवराज चौहान ने यहाँ किसी तरह का हंगामा खड़ा कर दिया तो पुलिस मुझे छोड़ने वाली नहीं। सोच क्या रहे हो नीलू? जल्दी से मोना चौधरी को फ़ोन करो, मेरी नमस्कार कह देना। चेहरे पर गंभीरता समेटे महाजन फ़ोन की तरफ बढ़ गया। तो फिक्र मत कर, राधा नगीना से कह उठी, मोना चौधरी आकर सब ठीक कर देगी, वो बहुत बहादुर है। जवाब में नगीना ने बेचैनी से पहलू बदला। मोना चौधरी बेड पर अधलेटी सी थी, गाउन पहना हुआ था। मस्तिष्क में दिन के हालात और फकीर बाबा की बातें बार बार आ रही थी। पारसनाथ अगर वक्त पर वहां ना पहुंचा होता तो वो वक्त उस पर भारी पड़ सकता था। देवराज चौहान खास तौर से इस समय दिल्ली आया हुआ है उसकी हत्या करने के लिए। ये बात अपने आप में खतरनाक थी, जबकि पेशीराम उसे पहले ही कह चुका है कि उसके साथ झगड़ा किया तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन देवराज चौहान ने इस बात की भी परवाह नहीं की। पेशीराम की बात मानकर वो पीछे भी नहीं हट सकती, क्योंकि देवराज चौहान के इरादे खतरनाक थे और उसके साथियों ने आज उसे खत्म कर देने की भरपूर कोशिश की थी। इस विचारों के साथ ही मोना चौधरी का चेहरा सख्त होने लगा। ठीक इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। मोना चौधरी सोचों से बाहर निकली। हेलो, मोना चौधरी ने रिसीवर उठाया। बेबी, महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। कैसी हो? तुम्हारी आवाज़ में कुछ परेशानी लग रही है महाजन, मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? देवराज चौहान का मामला है। मोना चौधरी चौंक कर सीधी उठ बैठी। देवराज चौहान? मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ बेबी, बात समझ में आकर भी समझ से बाहर है। कहने के साथ ही महाजन सारा मामला मोना चौधरी को बताता चला गया। उसकी आवाज़ मोना चौधरी के कानों में पड़ती रही। महाजन के शब्द पूरे होने से पहले ही मोना चौधरी की आंखों में खतरनाक चमक आ ठहरी थी। ये मामला है बेबी, देवराज चौहान मुसीबत बना मेरे सिर पर चढ़ा बैठा है। और महाजन, हाँ, आज दिन में जगमोहन, बांकेलाल राठौर, सोहनलाल, रुस्तम राव ने मुझे घेर कर मेरी जान लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन पारसनाथ के वक्त पर आ जाने से मामला संभल गया। ये क्या कह रही हो बेबी? इस बार महाजन के आने वाले स्वर में हैरानी थी। बात ये नहीं है जितनी कि तुमने जानी या सुनी है। पेशीराम भी इस मामले में आ जुड़ा है। पेशीराम? जवाब में मोना चौधरी ने महाजन को सब कुछ बताया। महाजन की तरफ से आवाज़ नहीं आई। सुन रहे हो? हाँ, महाजन की लंबी सांस लेने की आवाज़ आई। मुझे तो आने वाला वक्त खराब लग रहा है। देवराज चौहान मेरी तलाश में है, वो मेरा ठिकाना जानना चाहता है। मोना चौधरी ने सख्त और गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे घर पर जो कुछ भी हो रहा है वो देवराज चौहान की योजना पर ही हो रहा है, ताकि उसकी मौजूदगी के बारे में तुम मुझे खबर दो और मैं वहाँ आ जाऊँ। तब देवराज चौहान मेरा निशाना ले लेगा। ये योजना है देवराज चौहान की। जो लड़की तुम्हारे घर पर है वो देवराज चौहान की ही भेजी हुई है। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। महाजन के आने वाले स्वर में गंभीरता थी। फिर तो तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहुँच रही हूँ महाजन। मोना चौधरी की आवाज़ में दरिंदगी झलक उठी। नहीं बेबी, तुम्हारा आना ठीक नहीं। देवराज चौहान कहाँ पर मौजूद है? मोना चौधरी ने पूर्ववत स्वर में कहा। महाजन की तरफ से आवाज़ नहीं आई। महाजन? मोना चौधरी गुर्रा उठी। तुम्हारे घर के बाहर देवराज चौहान इस वक्त कहाँ मौजूद है? बेबी, महाजन का व्याकुल स्वर कानों में पड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम और देवराज चौहान सामने पड़ो, खासतौर से इन हालातों में कि देवराज चौहान तुम्हारी जान के पीछे हो। तुम देवराज चौहान की भेजी लड़की को इस बात का एहसास मत होने देना कि तुम जान गए हो कि वो जो कर रही है महज ड्रामा है, वरना वो किसी तरह बाहर मौजूद देवराज चौहान को सावधान कर देगी। तो तुम आओगी? हाँ, मोना चौधरी ने दांत भींच लिए। मैं पहुंच रही हूँ महाजन। महाजन ने बता दिया कि उसके घर के बाहर देवराज चौहान कहाँ खड़ा है। हमारी हरकतों से देवराज चौहान को ही नुकसान पहुंचेगा, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। चारों होटल के कमरे में बैठे हुए थे। ऐसा क्यों हुआ बाप? देवराज चौहान दिल्ली में मौजूद है मोना चौधरी को खत्म करने के लिए। देवराज चौहान मोना चौधरी की तलाश कर रहा है। ये बात पहले मोना चौधरी नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई है।
पहले वो इन बातों के प्रति लापरवाह थी और अब वो हद से ज़्यादा सतर्क हो गई है। लेकिन देवराज चौहान को नहीं मालूम कि मोना चौधरी सारे हालातों से वाकिफ हो चुकी है। यही बात देवराज चौहान के लिए खतरनाक है। सोहनलाल की आवाज़ में परेशानी थी। बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंचा। बेचैनी से उसने पहलू बदला। वो वक्त तो खिसेला, अब कुछ नहीं होएला। मोना चौधरी पर हमें हाथ नहीं डालना चाहिए था। अगर डाला तो फिर उसका खत्म होना ज़रूरी था। जगमोहन ने होंठ खींच कर कहा, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हम तो मोना चौधरी को वड़ चुके हो। वो पारसनाथ बीचों के कूदों के गड़बड़ों कर दे हो। बांकेलाल राठौर गुस्से से कह उठा, मारे लिए बहुत शर्मों की बात हो कि हम मोना चौधरी को ना वड़ सके हो। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अब उनके पास करने वास्ते कुछ नहीं होएला बाप, बहुत कुछ है। सोहनलाल ने कठोर स्वर में कहा, एक बार पैर फिसल गया तो क्या हो गया, दूसरी बार कोशिश की जा सकती है। ज़रूरी तो नहीं कि एक ही बार में सफलता मिल जाए। थारा मतलब कि दोबारा मोना चौधरी की गर्दन पकड़ो हो। हाँ, वो सतर्क होएला बाप की। कभी कभी इंसान की ज़्यादा सतर्कता ही उसे धोखा दे जाती है। सोहनलाल ने सबको देखा। हम उसका शिकार करने जा रहे हैं और हमें मालूम है कि वो सतर्क है। दोनों तरफ से हालात बराबर के हैं। बात तो थारी जमो हो ताड़ो वालो, ये कैसे मालूम होएला कि वो किधर टिकेला है। खामोश बैठा जगमोहन दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, मोना चौधरी के ठिकाने के बारे में पारसनाथ बताएगा। पारसनाथ? सोहनलाल की निगाह जगमोहन पर गई। हाँ, मुझे यकीन है कि हम चारों मिलकर बिना किसी परेशानी के पारसनाथ को अपने काबू में कर सकते हैं। लेकिन सोहनलाल के माथे पर बल नजर आने लगे। पारसनाथ किसी भी हालात में मोना चौधरी के बारे में नहीं बताएगा। वो सख्त जान रखता है। टॉर्चर करके भी हम उसका मुंह नहीं खुलवा सकते। सोहनलाल ठीक कहला। पारसनाथ या तो मोना चौधरी के बारे में बताएगा या फिर अपनी जान गंवाएगा। जगमोहन दरिंदगी भरे स्वर में कह रहा था, पारसनाथ और महाजन मोना चौधरी की दो बाहों के बराबर काम करते हैं। ऐसे में पारसनाथ का मारा जाना मोना चौधरी के लिए किसी भारी चोट से कम नहीं होगा। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब बात तो फिट ही बोलो हो। बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। सोहनलाल ने सिगरेट का कश लिया। आज ही हम पारसनाथ का अपहरण करेंगे। जगमोहन खड़ा हुआ और वो मोना चौधरी के बारे में बताएगा। अपन तो रेडी होइला बाप। छोरे, हम तो पैदा ही रेडी हुआ था। पारसनाथ का अपहरण हम आसानी से कर लेंगे। जगमोहन ने पूर्वज स्वर में कहा। यह बात उसकी सोचों से बहुत दूर होगी कि हम उस पर हाथ डालेंगे। मेरे ख्याल से हम देवराज चौहान और मोना चौधरी के झगड़े को बढ़ा रहे हैं। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। मालूम नहीं बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। जो हो वो बातों में सोचो, पहले कर्म कर ले हो। बाप, देवराज चौहान इस वक्त किधर होएला, क्या करेला वो? रुस्तम राव कह उठा। इस बात का जवाब उनके पास कहाँ था। पारसनाथ पर हाथ डालने के लिए वो चारों उठ खड़े हुए। कुछ देर पहले ही शाम का अंधेरा फैला था। स्ट्रीट लाइटें रोशन हो चुकी थी। सड़क पर दौड़ते वाहनों की हेडलाइटें ऑन हो गई थी। अंधेरे के सफर की शुरुआत हो गई थी। देवराज चौहान वहीं पेड़ के नीचे खड़ा था। महाजन जब से अपने घर में गया था, दरवाज़ा बंद हुआ था। उसके बाद दरवाज़ा नहीं खुला। इस बात को 1.5 घंटा बीत चुका था। उसके दिए 2 घंटों में से अभी आधा घंटा बाकी था। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि महाजन ने यहाँ की बातों की खबर मोना चौधरी को अवश्य दी होगी। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो दरवाज़ा अवश्य खुलता। महाजन उसके पास आकर नगीना को कुछ न कहने के लिए दबाव डालता। देवराज चौहान सावधान था, सतर्क था। वो जानता था कि अगर मोना चौधरी तक उसके यहाँ मौजूद होने की खबर पहुँच चुकी है तो मोना चौधरी यहाँ अवश्य आएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अंधेरे में हर तरफ नजरें घूमी। सामने सड़क पर से वाहन हेडलाइटों की तीव्र रोशनियां फेंकते आ जा रहे थे। वो फुटपाथ पर पेड़ के नीचे खड़ा था। कभी कभार कोई फुटपाथ से गुजर जाता, परंतु अपने काम में व्यस्त किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अभी देवराज चौहान ने आधी सिगरेट ही समाप्त की थी कि सामने से एक कांस्टेबल आता दिखाई दिया। हाथ में डंडा था। सड़क पर गुजरने वाले वाहनों में कभी कभार उसका चेहरा चमक उठता था। पास आकर वो ठिठका। गहरी निगाहों से उसे देखा। देवराज चौहान की शांत निगाहें उसके चेहरे पर थी। क्यों उस्ताद, क्या इरादे हैं? कांस्टेबल ने पुलिसिया सुर में कहा। क्या हुआ? देवराज चौहान के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। 3 घंटे पहले मैं साहब के साथ मोटरसाइकिल पे सड़क से निकला तो देखा तू यहीं खड़ा था। तब तो सोचा यूं ही खड़ा होगा, चला जाएगा। अब गश्त पर हूँ तो पाया कि तू यहीं जमा टिका पड़ा है। इतनी देर से यहाँ क्या कर रहा है? किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतनी देर तो किसी माशूका का ही इंतज़ार किया जाता है।
कांस्टेबल ने उसे घूरा। ठीक कह रहे हो। तेरे को मालूम है कि मैं तेरे को थाने ले जाकर पूछताछ कर सकता हूँ कि इतनी देर यहाँ खड़ा किसके घर में चोरी करने की सोच रहा है, या फिर यह भी पूछ सकता हूँ कि तू किस आतंकी गिरोह से संबंध रखता है और तेरे कौन से साथी यहाँ आने वाले हैं जिनके इंतजार में तू आधा दिन से यहाँ खड़ा है। कांस्टेबल ने अपना पूरा का पूरा रौब देवराज चौहान पर झाड़ दिया। माशुका के इंतजार वाली बात कोई नहीं मानेगा, हम पुलिस वाले हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि तू झूठ कह रहा है? मैंने तो तेरे को ये बताया है कि थाने में तेरे साथ क्या हो सकता है। देवराज चौहान ने जेब से नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। उसने तुरंत नोट को मुट्ठी में भींच लिया। एक ही नोट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 500 का है। फिर ठीक है। नोट वाला हाथ उसने जेब में डाल लिया। मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी है। मेरी ड्यूटी के वक्त कोई गड़बड़ हो जाए तो नौकरी पे बन जाती है। ये पूछताछ ज़रूरी होती है। आज जो मेरी बीवी है, कभी कभी तो मैं भी सारा सारा दिन उसके आने के इंतज़ार में टांगे दुखा लेता था खड़े खड़े। एकाएक वो मुस्कुराकर कह उठा, लेकिन अब तो उल्टा ही मामला है। सारे बदले ले रहा हूँ। मेरे इंतज़ार में अब वो टांगे दुखाती रहती है। शादी से पहले तो ठोक बजाकर नखरे दिखाती थी। ये औरतें खूंटे से बन जाती हैं तो फिर पता चलता है कि आदमी क्या होता है। सिगरेट पिलाना। देवराज चौहान ने उसे सिगरेट दी। सिगरेट सुलगाकर दोबारा उसने डंडा फुटपाथ पर मारा, फिर आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एक तरफ उछाली और महाजन के घर की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, भीतर लाइट रोशनी थी। 2 घंटे में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी बचे थे। अगर महाजन उसके बारे में खबर कर चुका है तो मोना चौधरी कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली होगी। अगर महाजन ने खबर नहीं दी तो उसकी योजना बेकार चली जाएगी। 5 मिनट और बीत गए। देवराज चौहान को महसूस होने लगा कि अब मोना चौधरी नहीं आएगी। महाजन ने उसे खबर नहीं दी। 5 मिनट और बीत गए। वो समझ गया कि सब कुछ बेकार हो गया। मोना चौधरी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ही तलाशना पड़ेगा। शायद महाजन उसकी किसी बात पर शक खाकर चुप बैठ गया है। तभी उसने मोना चौधरी को उसके बारे में खबर नहीं दी कि उसी वक्त देवराज चौहान ने अपनी कमर से रिवॉल्वर की नाल लगती महसूस की। उसने पलटना चाहा। हिलना मत। मोना चौधरी का दबा गुर्राट भरा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान ठिठक गया। तुम? जबड़ों में कसाव भर आया था। बहुत बेसब्री से मेरी तलाश हो रही है देवराज चौहान। मोना चौधरी की आवाज़ पिघले शीशे की तरह देवराज चौहान के कानों में पड़ी। लो, मैं आ गई। आने का ढंग गलत है मोना चौधरी। देवराज चौहान कठोर स्वर में कह उठा। तुम्हारे बुलाने का ढंग भी तो गलत है देवराज चौहान। क्या किया है मैंने? देवराज चौहान उसी तरह खड़ा था। अभी तक उसने मोना चौधरी को रूबरू नहीं देखा था। मोना चौधरी उसके पीछे थी। रिवॉल्वर की नाल कमर में सख्ती से धसी हुई थी। तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें बुलाया है? देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। शायद मैं इस मामले में अभी वाकिफ नहीं हुई होती अगर तुम्हारे साथी मुझ पर हाथ डालने की गलती ना करते। क्या मतलब? देवराज चौहान ने एकाएक खुद को उलझन के चक्रव्यूह में फंसा महसूस किया। मेरे साथी? हाँ, जगमोहन, सोहनलाल, बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव की बात कर रही हूँ। ये सब तो मुंबई में, ये दिल्ली आ चुके हैं देवराज चौहान, और तुम्हारी तरह ये पारसनाथ की आड़ में मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि मालूम होने पर मैं ही इनके पास पहुँच गई। तब इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की कि मेरे मर जाने से तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। पेशीराम के मुताबिक मुझसे टकराव होने पर तुम्हारी जान जा सकती है, और तुम्हारे साथी मुझे खत्म करके टकराव का मसला ही खत्म कर देना चाहते थे। समझा? देवराज चौहान के दांत भिज गए। ये बातें तुम्हें पेशीराम ने बताई? नहीं, तुम्हारे साथियों ने बताई जब वो मुझे खत्म करने जा रहे थे। बहुत अच्छा किया ये सब बताकर। तभी तो महाजन का फ़ोन आते ही मैं समझ गई कि मेरी हत्या करने के लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। महाजन के घर में जो लड़की मौजूद है वो भी तुम्हारी भेजी हुई है। ये बात भी तुम्हें मेरे लोगों ने बताई कि मैं तुम्हारी हत्या करने आया हूँ। हाँ, तब वो सोच रहे थे कि वो मुझे खत्म करने जा रहे थे। मोना चौधरी ने खतरनाक स्वर में कहा। तुम्हारे साथियों की हरकत से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी। जाल में तो तुम फंसी गई हो मोना चौधरी। देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। तुम्हारा यहाँ तक आना ही जाल में फंस जाना है। यहाँ तक आने के लिए तुम्हें मैंने ही मजबूर किया है। भूल में हो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मोना चौधरी ने उसी स्वर में कहा। और पेशीराम की बात को सच करने आई हूँ, तुम्हें खत्म करके। भूल में तुम हो मोना चौधरी। देवराज चौहान के स्वर में मौत थी। तुम मेरी जान नहीं ले सकती। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने दोनों हाथों से उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर झपट्टा मारा। उसी पल ही मोना चौधरी ने ट्रिगर दबा दिया। फायर की तेज आवाज़ गूंजी। देवराज चौहान के द्वारा हाथ को झपट्टा मारने की वजह से रिवॉल्वर की नाल कमर से जरा सी हिल गई थी।
इसी वजह से मोना चौधरी की रिवॉल्वर से गोली निकली वो देवराज चौहान के पेट के ऊपर मांस की परत को कुछ गहराई से काटती हुई निकल गई। गोली पेट में नहीं धसी। पीड़ा की तेज लहर देवराज चौहान के जिस्म में दौड़ गई। इसके साथ ही मोना चौधरी की कलाई देवराज चौहान के एक हाथ में थी और दूसरा हाथ रिवॉल्वर पर जमा रखा था। दोनों आमने सामने आ चुके थे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी देवराज चौहान। मोना चौधरी दांत किटकिटा उठी। अंधेरे में उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे, परंतु उसकी आवाज से भी चेहरे के भावों का अंदाजा लगाया जा सकता था। मोना चौधरी, देवराज चौहान के होठों से वहशियाना गुर्राहट निकली। तेरा वार जितना चलना था चल गया, अब और नहीं। अब मेरी बारी है। तुम्हें दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। भूल चुका था देवराज चौहान अपनी पीड़ा को। वो जानता था कि जरा सा चूका तो मोना चौधरी उसे गोलियों से भून देगी। तभी देवराज चौहान ने मोना चौधरी के रिवॉल्वर वाले हाथ को खास ढंग से उल्टी तरफ मोड़ा तो मोना चौधरी के होठों से हल्की सी कराह निकली। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। उसी पल मोना चौधरी ने जूते की जोरदार ठोकर देवराज चौहान के पेट पे मारी। देवराज चौहान के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। मोना चौधरी की कलाई छूट गई। दोनों हाथों से पेट थामे नीचे लुढ़कता चला गया। पेट से बहते खून में दोनों हाथ भीग गए थे, लेकिन ये वक्त मुकाबले का था, जख्मों को देखने का नहीं। नीचे गिरते ही वो संभला, फुर्ती के साथ अपनी रिवॉल्वर सीधी की। ट्रिगर अभी आधा ही दबा था, मात्र 1 सेकंड का फर्क रह गया था मौत के इस खेल में। देवराज चौहान को लगा जैसे उसकी सारी शक्ति किसी ने छीन ली हो। ट्रिगर पर टिकी उंगली बेजान सी हो गई थी। जितना ट्रिगर दबा था, उंगली का दबाव कम होते ही ट्रिगर वापस आ गया। वो हाथ हिलाना चाहता था, परंतु कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। उठना चाहा, परंतु अपने शरीर को हिला भी नहीं पाया। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो गया है। शरीर की हरकतें पूरी तरह ठप हो चुकी थी, लेकिन मस्तिष्क अपनी जगह ठीक ठाक काम कर रहा था। मोना चौधरी की हालात भी उससे जुदा न थी। वो नीचे से रिवॉल्वर उठाकर सीधी खड़ी हुई ही थी कि उसके शरीर की सारी हरकतें एकाएक थम सी गई थी। हाथ पांव, शरीर का कोई भी हिस्सा हिला ना पा रही थी, सिर्फ आंखें ही हिल रही थी। देवराज चौहान को देखा, जो कि रिवॉल्वर थामे अधलेटा सा नीचे पड़ा था। पेशीराम, मोना चौधरी के होंठों से निकला। उसकी मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। क्या मतलब? देवराज चौहान के होंठ हिले। पेशीराम ने ही हमारी ये हालत की है, अपनी शक्ति के दम पर। मोना चौधरी के होंठ हिल रहे थे। एक बार पहले भी उसने मुझ पर इसी तरह काबू पाया था, तब महाजन मेरे साथ था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? देवराज चौहान के होंठ हिले। जवाब में मोना चौधरी ने होंठ खींच लिए। तभी उन्हें अपने बीच रूही का एक छोटा सा गोला तैरता सा नजर आया। वो बिल्कुल सफ़ेद था, बहुत हद तक चांदी की तरह चमकता सा लग रहा था। उनके देखते ही देखते वो छोटा सा गोला धुंध की तरह फैलता चला गया। उसकी चमक गुम हो गई। दूसरे ही पल फकीर बाबा उनके बीच मौजूद था। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का 16वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।